हेलो फ्रेंड्स, आज हम BEGLA 137 लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर सब्जेक्ट का सैम्पल क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट होगा। यह सब्जेक्ट इग्नू यूनिवर्सिटी के BA के स्टूडेंट्स के लिए है और ये पार्ट 1 है। तो आपको 100 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम पूछा जाएगा। 3 आवर्स आपको मिलेंगे एग्ज़ाम को करने के लिए, क्वेश्चन पेपर को करने के लिए। तो अभी जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका पैसेज बेस्ड आता है। तो आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और उसके नीचे कुछ आपको क्वेश्चन बना के दे दिए जाएंगे। तो उसके पैसेज आप पढ़ेंगे, उस पैसेज को समझ करके फिर आप इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है, बिफोर एक्चुअली एंटरिंग द यूनिवर्सिटी फॉर माई BA, यानी BA यूनिवर्सिटी यानी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आई हैड ए होल ईयर्स reprieve by failing in the university entrance examinations held in the high school। तो हाई स्कूल में एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था यूनिवर्सिटी में क्वालिफाई करने के लिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। और आई हैड एक्सपेक्टेड टू फेयर इल इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और मुझे एक्सपेक्ट था कि मैं फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जो है मुझे प्रॉब्लम होने वाली है। बोथ ऑफ विच हैड डिफाइड माई अंडरस्टैंडिंग। आई नेवर अंडरस्टूड what I was expected to do with the data provided with so-called problems, the relevance of atmospheric pressure or atomic weight, or what to do with logarithm tables, or the why or how of a normal solution। तो इन चीज़ों के साथ उसको प्रॉब्लम हो रही थी, logarithm tables वगैरह, ये atomic weight वगैरह के साथ जो फिजिक्स के चीज़ें थी। दीज पॉइंट्स नेवर बिकेम क्लियर टू मी आइदर थ्रू माई ओन एफर्ट्स, खुद मैंने अपने प्रयास किए उससे भी मुझे क्लियर नहीं हुआ, और थ्रू आवर टीचर्स एक्सप्लेनेशन से भी मुझे कोई उससे फ़ायदा नहीं हुआ। और आई हैड बीन सर्टेन ऑफ फेलर इन दीज 2 सब्जेक्ट्स, और मैं बड़ा निश्चित था, आश्वस्त था कि इन दोनों सब्जेक्ट्स में जो है मैं फेल हो जाऊँगा। बट एज इफ़ बाई ए मिरेकल, लेकिन एक चमत्कारिक रूप से, आई हैड सम हाउ, मैं कैसे न कैसे पास कर गया इन दैम, उनके अंदर, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री में पास कर गया। थ्रू नॉट विथ फ्लाइंग कलर्स, अच्छे नंबरों से तो नहीं किया, ऑन द कॉन्ट्ररी, लेकिन इसके विपरीत, आई हैड फेल्ड वेयर आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। फेल में वहाँ हुआ जैसे कि इंग्लिश में, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि हो जाऊँगा, तो उसमें, लेकिन इंग्लिश में फेल हो गया जिसमें मैं कॉन्फिडेंट था, और जिसमें मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं था उसमें मैं पास हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है। आई फेल्ड सो मिजरेबली एंड कम्प्लीटली दैट एवरी वन वंडर इफ़ आई वॉज लिटरेट एट ऑल। सब ये कहने लग गए कि मैं लिटरेट हूँ भी, साक्षर हूँ भी, पढ़ा लिखा हूँ भी कि नहीं। माई फादर, जो मेरे पिताजी हैं, इन स्पाइट ऑफ हिज स्ट्रिक्ट एटीट्यूड, अपने स्ट्रिक्ट एटीट्यूड के बावजूद, इन स्कूल्स मैटर, मतलब स्कूल के मामलों में, हैड वन वेरी प्लीजेंट क्वालिटी, ही नेवर बॉदर्ड अबाउट द एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। उन्हें कोई वो ज़्यादा परवाह नहीं करते थे, चिंतित नहीं होते थे एग्जामिनेशन रिजल्ट्स के बारे में। ही ऑलवेज डिस्प्ले सिंपैथी फॉर ए फॉलन कैंडिडेट, वो हमेशा दया दिखाते थे गिरे हुए बच्चे के लिए, मतलब जो लो बच्चा होता था, पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर होता था, उसके लिए वो ज़्यादा ही थोड़े से दयावान हो जाते थे। ही हैड नो फेथ, उनका कोई भी विश्वास नहीं था इन द एग्जामिनेशन में, सिस्टम में एट ऑल, बिल्कुल। बट इवन ही वॉज फोर्स टू एक्सक्लेम इन सरप्राइज, लेकिन वो भी सरप्राइज हुए, और स्टूपिड फेलो मुझे बोला, यू हैव फेल्ड इन इंग्लिश, और बोला कि तुम इंग्लिश में फेल हो गए। वाई, क्यों? क्योंकि प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश बीइंग ए सोशल हॉलमार्क, क्योंकि जो इंग्लिश है उसमें अच्छा होना एक सोशल हॉलमार्क माना जाता है, सामाजिक हॉलमार्क माना जाता है। तो आई रिमेन साइलेंट, मैं बिल्कुल चुप रहा, विदाउट ऑफरिंग एनी एक्सप्लेनेशन, कोई मैंने एक्सप्लेनेशन वगैरह इस पर नहीं दिया कि भाई मेरी गलती थी, नहीं थी, या टफ आ गया एग्जाम, कुछ आ गया, जो भी है मैंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप बस सुनता रहा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से पैसेज है। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पैसेज को समझना है, कि क्या उसमें लिखा है। बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर जो है बहुत ज़्यादा इसी में समय लग जाएगा। तो हमें इसे थोड़ा बहुत समझ लेना होता है कि पैसेज में क्या लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द ऑथर पास इवन दो ही डिडंट एक्सपेक्ट टू। भाई कौन से सब्जेक्ट्स में ऑथर पास हुआ, हालांकि उसमें उसको एक्सपेक्ट नहीं था, उसको उम्मीद नहीं थी, उसको आशा बिल्कुल भी नहीं थी कि वो पास होगा। तो फिजिक्स में नहीं थी और केमिस्ट्री में नहीं थी, तो ये आपका उत्तर हुआ। व्हाट सब्जेक्ट डिड ही फेल इन, कौन से सब्जेक्ट में वो फेल हुआ, तो इंग्लिश में हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, चूज द बेस्ट आंसर, द ऑथर्स फादर वॉज नॉट डिस्टर्ब बाई हिज सन्स एग्जामिनेशन रिजल्ट बिकॉज।
तो ये 3 ऑप्शंस दिए हैं। ही वॉज ए मैन ऑफ वाइड सिंपथीज और नेक्स्ट है ही डिडंट थिंक, वो सोचते नहीं थे एग्जामिनेशन सिस्टम को वॉज फेयर था एंड रिलायबल था। और सी है ही न्यू, वे जानते थे दैट हिज सन वॉज स्टूपिड था। तो ये वाला है उनका सिस्टम में बिलीव नहीं था, एग्जामिनेशन सिस्टम में वो ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे कि एग्जामिनेशन सिस्टम जो था वो फेयर था, निष्पक्ष था और रिलायबल था। तो इसमें यही वाला है, ही डिड नॉट थिंक द एग्जामिनेशन सिस्टम वॉज फेयर एंड रिलायबल। ठीक है। फोर्थ है वाई वॉज इट नेसेसरी, क्यों ये आवश्यक था टू लर्न, सीखना इंग्लिश वेल, अच्छे से, इन दोज डेज, उन दिनों में। तो क्योंकि इट वॉज ए हॉलमार्क, ये हॉलमार्क था ऑफ सोशल स्टेटस का, तो इस वजह से। ठीक है, ये सारा यहाँ पे देखो है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। जैसे और इसमें आगे पूछा है, जैसे ये क्वेश्चन है कि गिव होमोफोन्स फॉर होल एंड फेयर। होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके जो स्पेलिंग तो अलग होती है, लेकिन साउंड जो होता है जब इनको प्रोनाउंस करते हैं तो इनका साउंड सेम आता है। तो होल का एक होमोफोन्स बताना है और फेयर का बताना है। तो होल का मतलब होता है संपूर्ण, तो होल, और इसका जो होमोफोन्स होगा वो होल होगा। ठीक है। इसको भी देखो होल पढ़ते हैं और इसको भी हम होल पढ़ते हैं, बट इसकी मीनिंग अलग होती है, इसकी मीनिंग अलग होती है। ऐसे ही फेयर ये भाड़ा वाला है, यानी किराया। ठीक है। तो फेयर ये भाड़े वाला है और ये फेयर साफ वाला है, या फिर मेला भी हम बोलते हैं। तो ये भी हम फेयर ही पढ़ते हैं और इसको भी हम फेयर करते हैं, फेयर ही पढ़ते हैं। जैसे होता है ना देयर, ये भी देयर है और एक ये वाला भी देयर है। ठीक है। तो साउंड एक ही आ रहा है पर मीनिंग अलग अलग होते हैं। सही है। तो ये है। तो इस तरह से क्वेश्चंस है। फिर यस और नो पे क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी की बात करें, जैसे ये क्वेश्चन है, fill in the blanks in the following sentences with suitable words from the list given below। each word जो है is to be use किया जाना है in 2 sentences में, 2 वाक्यों में। ठीक है। अब जैसे ये बैंक है, इसको नाउन की तरह यूज़ करना है। बुक है, इसको वर्ब की तरह यूज़ करना है। कोल्ड है, इसको नाउन की तरह यूज़ करना है। प्रिंसिपल, इसको नाउन की तरह यूज़ करना है। सब्जेक्ट यानी नाउन की तरह यूज़ करना है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये 2 जगह पे यूज़ होंगे। ठीक है। तो देखते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वी विल हैव टू यू ऑन ए चार्ज ऑफ स्पीडिंग। तो यहाँ पे टू लगा हुआ है, टू के बाद हमेशा क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी वर्ब आएगी। ठीक है। वी विल हैव टू बुक, वर्ब की तरह यूज़ करना है। तो टू के बाद हमेशा क्या आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये बुक आएगा यहाँ पे, वी विल हैव टू बुक, हमें बुक करना है तुमको, ऑन चार्ज ऑफ स्पीडिंग, स्पीडिंग के आरोप पर, क्योंकि आपने स्पीड से गाड़ी चलाई होगी, बहुत ज़्यादा स्पीड लिमिट को क्रॉस किया होगा, इसलिए आपको बुक करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, यू विल गेट बैक विद द इंटरेस्ट। गेट बैक यानी वापस मिलना, तुम्हें मिलेगा वापस, क्या मिलेगा, प्रिंसिपल यानी मूल, ये वाला ऑप्शन इसमें आएगा। विद इंटरेस्ट यानी ब्याज के साथ आपको मूल वापस मिल जाएगा। यू विल गेट बैक द प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट। ठीक है। फिर थर्ड है, इट इज़ नाइस टू पुट ऑन ए वार्म कोट, ये अच्छा रहेगा, पुट ऑन यानी पहनना, वार्म कोट गर्म कोट, एंड गो फॉर ए वॉक, और जाना रहेगा बाहर, इन दी कोल्ड में यानी ठंड में। ठीक है। तो यहाँ कोल्ड आएगा। ही इज़ ए सब्जेक्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, कि वो व्यक्ति है ऑफ द यूनाइटेड किंगडम का, सब्जेक्ट को व्यक्ति भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, वी सेट ऑन द बैंक, वो बैठा था किनारे पर नदी के। ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें फिल करना है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है, दी प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, यानी प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल ने गिव दिया, ए स्पीच दिया ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर। ठीक है। अब उसी तरीके से देखो 10th है, जैसे हिज स्ट्रेंज क्लॉथ्स वर द सब्जेक्ट, वो विषय था ऑफ ग्रेट अम्यूजमेंट का, यानी बहुत ज़्यादा मनोरंजन का। तो इस तरीके से आपको ये फिल करने हैं। फिर नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन आया हुआ है, होमोफोन्स आर ऑफन यूज टू क्रिएट टू डिसीव द रीडर एज इन क्रॉस वर्ड पजल्स और टू सजेस्ट मल्टीपल मीनिंग्स, डिस्कस करो। तो होमोफोन्स को जो है अक्सर जो है मजाक बनाने और पाठकों को कंफ्यूज करने के लिए, धोखा देने के लिए किया जाता है। ठीक है। उस पर आपको डिस्कस करना है। तो जैसे लिखा हुआ है कि
होमोफोन्स जो हैं आर ऑफन यूज, उनको अक्सर यूज़ किया जाता है टू क्रिएट पन्स एंड टू डिसीव द रीडर, यानी पढ़ने वालों को धोखा देने के लिए, उनका मजाक बनाने के लिए। एज इन क्रॉसवर्ड पजल्स और टू सजेस्ट मल्टीपल मीनिंग्स, और कई सारे अर्थ सुझाने के लिए, चर्चा करने के लिए। द लास्ट यूजेज इज कॉमन इन पोएट्री एंड क्रिएटिव लिटरेचर। तो अंतिम उपयोग जो है, द लास्ट यूजेज इज कॉमन इन पोएट्री, जो अंतिम प्रयोग है वो कॉमन है इन पोएट्री में, यानी कविता के अंदर, और इसके अलावा क्रिएटिव लिटरेचर, यानी कि जो रचनात्मक साहित्य होता है उसमें ये आम होता है। आगे लिखा हुआ है एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, एक एग्जाम्पल है इसका, इस सीन उसको देखा गया है इन डायलन थॉमस रेडियो के प्ले में, यानी नाटक में। उस नाटक का नाम था अंडर मिल्क वुड। द शॉप्स इन मॉर्निंग, यानी दुकानें जो हैं, मॉर्निंग यानी शोक, जो हम कोई मर जाता है तो हम शोक करते हैं। वेयर, जहाँ पे मॉर्निंग कैन बी हर्ड, जहाँ पे मॉर्निंग को सुना जा सकता है एज मॉर्निंग, और या मॉर्निंग यानी सुबह वाला मॉर्निंग भी सुना जा सकता है, और एक मॉर्निंग जो शोक मनाते हैं, जैसे कोई मर जाए तो हम शोक में आते हैं, वो मनाते हैं, उसको हम मॉर्निंग भी कह सकते हैं। तो दोनों ये समझे जा सकते हैं और दोनों सुने जा सकते हैं। अनदर विविड एग्जाम्पल इज थॉमस हुड्स यूज़ ऑफ बर्थ एंड बर्थ। ये बर्थ जन्म वाला है और ये बर्थ जो ट्रेन में सीट वगैरह होती है। एंड टोल्ड इन हिज पोयम। फिर आगे लिखा हुआ है फेथलेस सैली ब्राउन, हिज डेथ विच हैपन in his birth at 40 odd befell, they went and told the sexton and the sexton told the bell in some accent, कुछ उच्चारणों में various sounds have merged in that, जो विभिन्न ध्वनियाँ होती हैं इस तरह विलीन हो जाती हैं या हो गई हैं, they are no longer distinctive, जो वे अब विशिष्ट नहीं रह गई, और इस प्रकार and thus words that differ only by those sounds in accent then maintains the distinctions, मतलब कि इस प्रकार कि अब वो विशिष्ट नहीं रहेगी, और इस प्रकार जो शब्द केवल उच्चारण में उन ध्वनियों से भिन्न होते हैं जो अंतर न्यूनतम जोड़ी बनाए रखते हैं। आर होमोफोन्स इन द एक्सेंट विद द मर्जर, सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंग्लिश आर। तो अंग्रेजी के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे पिन एंड पेन इन मैनी साउदर्न अमेरिकन एक्सेंट में एक जैसे लगते हैं। मैरी एंड मैरी, ये मैरी खुशी बनाने वाला है और ये शादी वाला है। एंड मैरी इन मोस्ट अमेरिकन एक्सेंट, द पेयर्स डू ड्यू एंड फॉरवर्ड आर होमोफोन्स इन मोस्ट अमेरिकन एक्सेंट बट इन नॉट मोस्ट इंग्लिश एक्सेंट। इंग्लिश एक्सेंट जो है इनका थोड़ा डिफरेंट होता है, बट अमेरिकन एक्सेंट लगभग सिमिलर ही लगता है। द पेयर्स टॉक, टॉर्क एंड कॉट are distinguished in rhotic accents such as Scottish English and most dialects of American English। तो कहने का मतलब है कि जैसे ना टॉर्क, कॉट एंड distinguished in rhotic accents such as Scottish English and most dialects of American English, कहने का मतलब है बोलियां जो होती है ना, जो अधिकांश जो बोलियां यानी जो डायलेक्ट्स होते हैं वो रोटिक लहजे में प्रतिष्ठित हैं, ठीक है, रोटिक लहजे में प्रतिष्ठित हैं। बट आर होमोफोन्स जो है इन मैनी नॉन रोटिक एक्सेंट सच एज ब्रिटिश रिसीट प्रोनाउंसिएशन, वर्ड प्ले इज पार्टिकुलरली कॉमन इन इंग्लिश बिकॉज द मल्टीसिटी ऑफ लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंसेस ऑफर कंसिडरेबल कॉम्प्लिकेशन इन स्पेलिंग एंड मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन कंपेयर्ड विद अदर लैंग्वेज। तो वर्ड प्ले विशेष रूप से अंग्रेजी में तो आम है, क्योंकि भाषाई प्रभावों की जो बहुलता है अन्य भाषाओं की तुलना में उच्चारण में काफ़ी जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब फ्रॉम द चॉइस प्रेजेंटेड। तो इसमें आपको ऑक्सिलरी वर्ब फिल करने हैं। जैसे फर्स्ट है व्हाट द किड्स डूइंग व्हेन यू लास्ट सॉ देम। अब किड्स हैं यहाँ पे प्लूरल है और ये पास्ट है, देखो सा लिखा हुआ है, तो इसमें हम पास्ट वाली ही ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब डालेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे आएगा वर। फिर कार्ला ऑलवेज वांटेड टू ट्राई स्काइडिंग। ऑलवेज जो है वो हमेशा हैज़ हैव के साथ आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो यहाँ पे हैज़ आएगा, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसी तरीके से देखो वेयर यू गो ऑन योर समर वेकेशंस। अब यहाँ पे पास्ट के लिए बात हो रही है,
पास्ट का सेंस है और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे डिड आएगा। वेयर डिड यू गो ऑन योर समर वेकेशन, कहाँ गए थे। वाई डू यू थिंक, क्यों तुम सोचते हो। शी कॉल यू लाइक शी सेड शी वुड, यहाँ पे वुड है यानी पास्ट है, तो यहाँ पे डिड नॉट आएगा। शी डिड नॉट कॉल यू लाइक शी सेड शी वुड। मैरी गोइंग टू बी अपसेट व्हेन शी हर्स व्हाट हैपन, तो यहाँ पे गोइंग है तो यहाँ पे इज़ आएगा। मैरी इज़ गोइंग टू बी अपसेट व्हेन शी हर्स व्हाट हैपन, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे वांट टू गो टू द मूवीज़, ही वांट्स टू स्टे होम इंस्टेड, तो वांट हमेशा फर्स्ट फॉर्म है तो ये आता है डज़ नॉट के बाद, तो आप लिखेंगे यहाँ पे डज़ नॉट। फिर उसी तरीके से यहाँ पे है आई अप्रिशिएट हिज जोक्स दे वर नॉट फनी, यहाँ पे ऑप्शन बन रही है अप्रिशिएट फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे आएगा डिड नॉट, ठीक है, यहाँ पे आएगा डिड नॉट कि मैंने अप्रिशिएट नहीं किया हिज जोक्स दे वर नॉट फनी, वो फनी नहीं थे। आई रियली लाइक फिश बट आई केयर फॉर मीट, तो यहाँ पे डोंट है तो आई डोंट केयर फॉर मीट। वेयर यू गोइंग व्हेन आई सॉ यू लास्ट नाइट, अब यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे वर आएगा। वेयर वर यू गोइंग व्हेन आई सॉ यू लास्ट, कहाँ तुम जा रहे थे जब मैंने तुम्हें कल रात देखा था। तारा कॉल्ड येट शी इज़ लेट एज यूजुअल, तो यहाँ पे कॉल्ड सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ पे जो है हैज़ नॉट, तारा हैज़ नॉट, अब हैज़ नॉट है तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है कॉल्ड। तारा हैज़ नॉट कॉल्ड येट, तारा ने अभी तक नहीं तुम्हें बुलाया। शी इज़ लेट एज़ यूजुअल, वो उतनी ही यूजुअल जो है अक्सर जो है वो लेट ही रहती है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आएगा कैसे इसको करना है एग्ज़ाम में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय।